हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 क्लास 12 फिजिक्स की हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिना कोई टाइम को वेस्ट हुए। तो पहला हमारे पास है यूनिट नंबर 8, एटम एंड न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर सभी लोग फोकस करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, 2020 में आ रखा है 2 मार्क्स में। नेम द 5 स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आपको 5 स्पेक्ट्रम सीरीज बतानी है जो कहां प्रेजेंट होती है, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम में प्रेजेंट होती है। अच्छा भैया, सीरीज के नाम लिखने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूं कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज इज अ सेट ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइंस दैट अपीयर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशंस फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। लेट सपोज ये हमारे पास हायर एनर्जी लेवल है, हायर एनर्जी लेवल है, और ये हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल है, लोअर एनर्जी लेवल है। तो जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आएगा तो वहां पे क्या बनेगी, वहां पे स्पेक्ट्रल लाइंस बनेगी। वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी वो कैसी होगी, डिस्क्रीट होगी, डिस्क्रीट होगी मतलब अपने आप में इंडिपेंडेंट होगी और वो डिफरेंट होगी उससे। ठीक है, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, ऐसे सेट को बोला जाता है स्पेक्ट्रल सीरीज। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आया तो उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे बात होगी द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। अब ये सीरीज जो होती है यहाँ पे 5 प्रकार की हमें देखने को मिल सकती है। पहली होती है लाइमन सीरीज जो अल्ट्रावायलेट रीजन में आती है। दूसरी बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में आती है। यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है कि भैया बताओ कौन सी इसमें से सीरीज है जो विजिबल रीजन में आती है, तो बोलेंगे बाल्मर सीरीज। फिर है पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफंड सीरीज, ये इंफ्रारेड रीजन में आती है। अच्छा, याद करने की ट्रिक क्या है, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल इन भोपाल, भोपाल, लाल बाल पाल इन भोपाल, लाल बाल पाल इन भोपाल। ठीक है, लाइमर, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड, याद कर लोगे, देख लो भैया। ठीक है, याद कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है हु डिस्कवर द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, नाम बताइए उस साइंटिस्ट का, तो क्या लिखेंगे, ये दिया था हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। मैं आपको समझाऊंगा इसका पूरा मॉडल क्या था, पूरा क्या ड्रॉबैक्स थे, क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे, प्रोस कॉन्स जो रहते हैं सब समझाऊंगा आपको मैं। नील बोहर का मॉडल भी समझाऊंगा, लेकिन अभी सिंपल सी भाषा में समझो। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया, तो लिखेंगे अर्नेस्ट रदरफोर्ड, एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म बाय हिम। तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, तो नाम था उसका अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसका नाम था। अभी इतना सा याद कर लो, मैं समझाऊंगा, एक दो क्वेश्चन और आ जाए उसके बाद एक साथ लेते हैं। फिर हमारे पास है पोस्टुलेट्स, 2 पोस्टुलेट्स लिखने हैं, अवधारणाएं लिखनी है बोहर मॉडल की। ये भी आप लोग देख लो, मैं जस्ट आपको समझाने वाला हूं 2-3 मिनट के बाद। एक क्वेश्चन ले लूं पहले अच्छा वाला, उसके बाद में समझाता हूं। उसके बाद पूछा है हु डिस्कवर न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। एटम का न्यूक्लियर मॉडल किसने दिया था, अभी वापस बताया था मैंने, रदरफोर्ड ने दिया था। डायग्राम पूछा है तो डायग्राम ये वाला बना के आपको आना है, समझाऊंगा मैं इसको, लूंगा इस क्वेश्चन को मैं वापस से। उसके बाद हमारे पास 5वां क्वेश्चन है आइसोटोप्स, आइसोबार के बीच में, आइसोटोप आइसोबार से अलग अलग डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, साथ में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, साथ में एग्जांपल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें आइसोटोप्स की, क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के वहां एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, यहां पे देखिए, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप्स में पी आता है, पी आता है। आइसो मतलब तो होता है भैया सेम, और पी से याद रखेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन जितने होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर भी होगा। किसी किसी एलिमेंट में अगर हमारे पास प्रोटॉन 5 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी 5 होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन मतलब हमारे पास एटॉमिक नंबर, यहां से आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब एटॉमिक नंबर सेम होगा, यहां पे ज्यादा ध्यान देंगे, यहां पे 1 1 1, इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। इसी का, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। ये इसके आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं 1, यहाँ पे 1 लगा लो, 2 लगा लो, यहाँ पे 3 लगा लो। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक मास होता है, ये मास होता है, और इसका ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम है। अब आइसोबार में आता है भार, भार क्या होता है, भार उठाओ भैया, भार मतलब वजन, वजन बोले तो वेट या फिर मास। तो यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होगा। एटॉमिक मास सेम होगा मतलब यहाँ पे और यहाँ पे चीजें सेम होगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल है, हाइड्रोजन का हमने ले लिया है, हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटॉप्स ले लिया है। ठीक है, 1 और यहाँ पे 3,
और हीलियम जो होता है हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में हमने यहाँ पे 2 लिया, इसका मास होता है 3। तो ये दोनों का एटॉमिक मास क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास एक दूसरे के आइसोबार्स। फिर आता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स तो यहाँ पे क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे एन आ रहा है, एन, तो एन से याद करेंगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन यहाँ पे सेम होंगे। देखिए एग्जाम्पल है लिथियम का और बेरिलियम का। लिथियम जो होता है, लिथियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, लेकिन मास इसका 7 होता है, इसका 8 होता है। अब अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे आप लोग, न्यूट्रॉन निकालेंगे एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस किया, कितना आया हमारे पास, 4 आया। इसमें मास में से नंबर को माइनस करेंगे, 8 में से 4 गया तो कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कैसी आ रही, दोनों में बराबर आ रही है, तो ये हमारे पास आइसोटोन्स हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे के आइसोटोन्स है, ये आइसोटोन्स है। चलिए, हो गए 2 क्वेश्चन रेडी हमारे एक साथ। राइट टू कंक्लूजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का आपको यहाँ पे 2 कंक्लूजन बताना है। चलो अब हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस हो गए रदरफोर्ड के भी, एक साथ पूरा मॉडल समझ लेते हैं, सारे क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे। ठीक है, पूरा मॉडल एक साथ समझ लेते हैं, हमसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज द फर्स्ट स्टेप इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न एटॉमिक मॉडल। Ernest Rutherford performed an experiment using alpha particles and gold foil and made the following observations। ठीक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास पहली स्टेप है जहां पे हमने बात करी थी एटम वगैरह की। इससे पहले एटम, न्यूक्लियाई वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन के बारे में बात नहीं हुई थी। अच्छा, ये पहला हमारे पास मॉडल आता है। अब जरा ध्यान से सुनना एक चीज, ये जो टाइम है ना, मतलब ये बहुत पुराने समय की बात है, ये जो टाइम है इसको बोला जाता था मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है इसे, उस टाइम के हिसाब से इसे मॉडर्न फिजिक्स बोला जाता है। तो अपने लिए भी मॉडर्न फिजिक्स ही है, ऐसा मत बोलना कि भैया ये हमारे इस टाइम की मॉडर्न फिजिक्स है, नहीं, उस टाइम पे मॉडर्न फिजिक्स बोला गया था, तो अभी तक वही अवधारणा चली आ रही है कि भाई ये भी हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है। अब ध्यान से सुनना, और कुछ चीजें हैं। अब उन्होंने सेटअप किस प्रकार से किया वो देखो, उन्होंने एक डिटेक्टर लेके आए, डिटेक्टर बोले तो, डिटेक्टर बोले तो कि अगर यहाँ पे 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 कुछ स्ट्राइक हुआ, कुछ रेडिएशन यहाँ पे पड़ी, या फिर कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे पड़े, तो ये स्पेस या फिर ये पॉइंट्स इल्यूमिनेट होने लग जाएंगे। मतलब वो डिटेक्ट कर लिया कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ ना कुछ स्ट्राइक हुआ है, तो ये डिटेक्टर उन्होंने लेके आए। उसके बाद उन्होंने गोल्ड फॉइल ली जो कि बहुत पतली थी, ठीक है, बिल्कुल थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने लेके आए, ताकि इजीली जो भी चीज हम यहां से पास करें वो इजीली इससे पेनिट्रेट हो जाए। तो गोल्ड फॉइल लेके आए जो कि बहुत पतली थी। उसके बाद डिटेक्टर हो गया, गोल्ड फॉइल हो गई, फिर आता है बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अब एक मशीन ले ली उन्होंने, मशीन क्या स्ट्राइक करेगी, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगी। मशीन को चालू किया, यहां से रेडिएशन जाएगी, रेडिएशन क्या फॉर्म में रहेगी, अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में रहेगी। तो अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे किसके ऊपर, हमारी गोल्ड फॉइल के ऊपर। अब गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किए तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स कैसे चले गए, बिल्कुल स्ट्रेट चले गए। कुछ 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 अल्फा पार्टिकल्स हमारे डेविएट हो गए इस प्रकार से, डेविएट हो गए इस प्रकार से। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो गए, जैसे गए थे वैसे के वैसे स्ट्राइक करके वापस आ गए। तो ये चीजें हमने लिखी हुई है। ऑब्जर्वेशन क्या निकली, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ स्मॉल एंगल, वेरी फ्यू स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंडेड। कि भैया कुछ तो, मोस्ट ऑफ द तो सीधे चले गए, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गए कुछ एंगल से, और कुछ में से भी बहुत 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 कम मात्रा में वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गए। बोला ऐसा जाता है कि 8000 अल्फा पार्टिकल्स में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल सेम उसी वे में गया था और उसी वे में आ गया, ठीक है, बिल्कुल रिफ्लेक्ट बैक हो गया। चल, ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस रही, ये हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस रही। अब इनके बेसिस पे क्या क्या चीजें निकल के आई वो देखते हैं। तो कंक्लूजन हम लोग बात करेंगे। पहला जो उन्होंने पॉइंट बोला, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। सीधे कैसे चले गए, सीधे चले गए मतलब हमारा जो एटम होगा वो मोस्टली एम्प्टी स्पेस होगा, पूरा खाली होगा, खाली होगा तो इजीली पेनिट्रेट करके बिल्कुल सीधा चले जाएंगे। तो हमारा एटम कैसा है, एम्प्टी है, वहां पे मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है। सेकेंड पॉइंट है, द एंटायर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटॉमिक स्फीयर, दिस कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज मास विद विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब यहां पे न्यूक्लियस की बात हुई,
क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है देयर वॉज अ डिफ्लेक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल बाय अ स्मॉल एंगल। तो यहां पे डिफ्लेक्शन आया मतलब कुछ ना कुछ मास अंदर है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जिससे वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जितना भी है वो बहुत छोटी जगह पर कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह पर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एकत्रित है, और वो जो जगह है उसका नाम इन्होंने दिया न्यूक्लियस। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट निकल के आया। तीसरा पॉइंट बोला गया था साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, दोनों बात मैंने बता दी आपको। जो साइज है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। फोर्थ पॉइंट हमें बताया गया था इलेक्ट्रॉन्स within an atom must be revolve around the nucleus at various distance at a very high speed in order to balance the electrostatic force of attraction between proton and electrons। अब इन्होंने बोला कि यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज भी है जो क्या कर रहा है, जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के। लेकिन इन्होंने यहां पे बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, अगर बोल सकते हो ये इसका ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बता पाया कि हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल है, मतलब हमारा एटम जो पूरा का पूरा है वो कैसे स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि वो घूम रहा है बार 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 बार, तो उसकी एनर्जी लूज होगी। एनर्जी लूज होने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो हमारा जो न्यूक्लियस होगा या फिर पूरा हमारा एटम होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एटम एग्जिस्ट करेगा नहीं, जो कि पूरी तरीके से गलत है क्योंकि एटम तो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात यहाँ पे ये बता नहीं पाए। ठीक है, ये चार हमारे पॉइंट्स थे, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थी, ये कंक्लूजन है, और लास्ट में इसका ड्रॉबैक है फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपको बताना है कि भैया ये मॉडल फेल क्यों हो गया था, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, यहीं से पढ़ लीजिए। एज द रदरफोर्ड मॉडल, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, बट पार्टिकल्स दैट आर इन मोशन, the particles in motion on a circular path would undergoes acceleration, and acceleration causes radiation of energy by charged particles. Eventually electrons should lose energy and fall into the nucleus। ठीक है, and this point and this points to be to the instability of atoms, but this is not possible because atoms are stable, hence Rutherford failed to give an explanation on account of this। समझ में आया? वो जो मैंने चीजें बताई थी वो यहाँ पे बताई गई है कि भैया अगर हमारा इलेक्ट्रॉन मोशन में है और सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसके पास एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन आएगा तो भैया क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, मतलब एनर्जी वहां से रिलीज होगी। अब इमिट होगी, रिलीज होगी एनर्जी, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी धीरे धीरे करके खत्म होगी तो उसको अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, और इवेंचुअली वो जो हमारा न्यूक्लियस है उससे भिड़ जाएगा, और वहां पे क्या होगा, एक्सप्लोसिवनेस होगी, एक्सप्लोज हो जाएगा वो। ठीक है, एक्सप्लोज हो जाएगा, बॉम्बार्ड हो जाएगा। ऐसे में एटम की स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं रहेगी, एट द एंड एटम हमारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बट पॉसिबल नहीं होता है ये चीज। एटम तो एग्जिस्ट करता है और वो स्टेबल भी है, तो यही रीजन था कि ये मॉडल हमारा फेल हो जाता है। ओके, चलो अब अगर ये मॉडल फेल हो गया तो इसके बाद कौन आएंगे, नील बोहर आएंगे। नील बोहर ने यहीं से चालू करी कहानी, उन्होंने यहीं से एक्सप्लेनेशन देने लग गए कि बोहर थ्योरी मॉडिफाइड द एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल बाय एक्सप्लेनिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द फिक्स्ड ऑर्बिटल। अब इन्होंने बोला, नील बोहर ने बोला कि भैया ठीक है, आपने अभी तक जितनी भी कैलकुलेशन करी, जितनी भी आपकी समझ थी उस हिसाब से आपने बताई चीजें, लेकिन स्टेबिलिटी का रीजन मैं बताता हूं आपको। स्टेबल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऐसा नहीं कहीं भी रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिक्स्ड ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, और ईच ऑर्बिट्स हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर एक ऑर्बिटल की एक फिक्स्ड एनर्जी रहेगी और उसी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, हर कहीं पर रिवॉल्व नहीं करेंगे। अब ये चीज उन्होंने बता दी ना, तो सारी चीजें कहानी खत्म हो जाती है, और बता दी उन्होंने कि हाँ भैया स्टेबल है हमारा इलेक्ट्रॉन, सॉरी एटम, एटम हमारा स्टेबल हो जाता है इस तरीके से। इसमें भी कुछ छोटी मोटी कमियां थी, लेकिन वो सभी पे वैलिड नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पहले आप लोग यही समझो कि बोहर मॉडल हमारे लिए सबसे बेस्ट माना गया है। Bohr's model consists of a small nucleus, positively charged, surrounded by negative electrons moving around the nucleus in orbits. Bohr found that an electron located away from the nucleus has more energy. अब जो बात उन्होंने बताई कि हमारी फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, उनकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी होगी, साथ में उन्होंने ये बता दिया कि जितना हमारा ऑर्बिट दूर होगा न्यूक्लियस से, उसमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी लेवल उसका होगा। इसका उससे कम होगा, इसका ज्यादा है, इसका उससे कम, और इसका सबसे कम।
ठीक है, ये इन्होंने नाम दिए। अब नाम दे सकते हो, ये N1, ये N2, ये N3 हमारी शेल हो गई। ओके, चलो और क्या बातें थी। अब पोस्टुलेट्स आ जाते हैं, कुछ अवधारणाएं आ जाती है स्टेबिलिटी को बताने के लिए। पहला उनका पोस्टुलेट था, अवधारणाएं थी या फिर बोल सकते हो स्टेबिलिटी के लिए जिन्होंने रीजंस दिए, वो है कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इन अ डिफिनाइट सर्कुलर पाथ दैट कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। ठीक है, जहां पे वो रिवॉल्व करते हैं उनको ऑर्बिट्स और शेल बोला गया है। ईच ऑर्बिट और शेल हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर एक ऑर्बिट और शेल की फिक्स्ड एनर्जी रहेगी। दिस सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज ऑर्बिटल शेल्स, इनको ऑर्बिटल शेल बोला गया। उसके बाद द एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटीजर n इज इक्वल्स टू 1 2 3। इनका आप लोग नाम दे दो कि ये हमारी फर्स्ट सब शेल, फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल हो गई, ये थर्ड शेल हो गई। इस टाइप से आप लोग नाम दे सकते हो या फिर KLMN के फॉर्म में दे सकते हो। फिर चौथा पॉइंट बोला गया कि द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव्स फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल by gaining the required energy, and an electron move from higher energy level to lower energy level by losing electron। तो बोला ये गया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि लोअर एनर्जी लेवल में है, उसको हाई एनर्जी लेवल में जाना है, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा और यहां से यहां पे ट्रांसफर हो सकता है। उसी तरीके से एनर्जी यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होना है उसे, तो एनर्जी को लूज करेगा या फिर रिलीज करेगा एनर्जी, और वो वापस से हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा। ये किसने बोला, ये हमारे पोस्टुलेट्स में लिखना है हमें, बोहर की। ओके, और क्या बातें थी, लिमिटेशंस थी जो कि आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। फिर पूछी जाती है क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटम कंडीशन जिसको बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड। अब देखो उन्होंने बोला था ना कि सर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी कुछ फिक्स्ड एनर्जी है, तो एनर्जी कितनी होगी और इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करेगा उसके ऊपर उन्होंने कुछ चीज दे रखी है हमें। क्वांटम कंडीशन जिसे बोला गया, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन हमारा सिर्फ वही उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने के लिए परमिटेड है, इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। तो उन्हीं ऑर्बिट्स में हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2π के मल्टीपल में हो, इंटीजर में हो। एन यहाँ पे हमारे पास इंटीजर होगा। क्या समझे आप लोग, एंगुलर मोमेंटम बोले तो एमवीआर सर्कुलर एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होना चाहिए, h/2π के। ये आपको डायरेक्ट याद करना है, h/2π के मल्टीपल में होना चाहिए। एन हमारे पास जो ऑर्बिट है उसका नंबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस टाइप से नंबर्स रहेंगे। बस ये चीज आपको याद रखनी है क्वांटाइजेशन कंडीशन में, क्वांटम कंडीशन में। ठीक है, और क्या है, फ्रीक्वेंसी कंडीशन में आप बता देना कि इलेक्ट्रॉन हमारा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जा सकता है एनर्जी को रिलीज करके, अगर एनर्जी को गेन करेगा लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जा सकता है। बहुत सिंपल चीज है ये। ठीक है, पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलो, तो हमने 2-3 क्वेश्चंस देख लिए। अब यहाँ पे देख लो, फिर से बता देता हूं आपको मैं। ठीक है, पोस्टुलेट्स लिख दोगे, क्वांटम कंडीशन लिख देना, स्टेबल ऑर्बिटल लिख देना। डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल को रदरफोर्ड ने, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट का नाम था। ओके, ये कर लोगे, ये वाला कर लोगे, डायग्राम बना दोगे, आइसोटॉप्स आइसोबार्स हो गया। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कुछ कंक्लूजन आपको लिखने हैं, दो कंक्लूजन पूछे तो 2 लिख देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। देखो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, पहले तो वो समझो न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आएगा यहाँ पे, न्यूक्लियर फोर्स वाला क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। बाइंडिंग एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको मैं, तो आपके 2-3 क्वेश्चन एक साथ रेडी हो जाएंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन तो बाद में समझाता हूँ। चलो आ जाओ यहाँ पे, 2-3 कॉन्सेप्ट आपको मैं एक साथ समझा रहा हूँ, फिर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलो यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चीजों को। अगर आपसे कोई पूछे न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टी लिखो तो क्या लिखोगे, न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस कहाँ लोकेटेड होते हैं, न्यूक्लियस बोल रहा हूं मैं, न्यूट्रॉन्स बोलना चाहिए। न्यूट्रॉन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होते हैं। दूसरी बात, ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिक चार्ज, दे आर न्यूट्रल। इसके अलावा तीसरा पॉइंट बोलेंगे, न्यूट्रॉन्स हैव अ मास ऑफ 1 AMU। इनका मास कितना होता है,
1 एटॉमिक मास यूनिट इनका मास होता है। अच्छा, दे आर द सेम साइज एज प्रोटॉन, तो इनका साइज भी प्रोटॉन के बराबर होता है। तो अगर आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ ले तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन्स के बारे में यही तो जानते हैं, न्यूट्रॉन्स हमारा न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन्स जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, जो कि 1 AMU होता है। चलो, और क्या चीजें हैं जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछी जा सकती है? कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियॉन्स पूछा जा सकता है, न्यूक्लियस पूछा जा सकता है। तो समझा देता हूं। सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन का मास आपसे पूछा जा सकता है। तो याद करना 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। चार्ज की बात करें तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का मास भी कितना होगा जितना प्रोटॉन का मास है। इसके ऊपर चार्ज क्या होगा? 0 चार्ज होगा। आउटसाइड द न्यूक्लियस की बात करें तो मास और चार्ज की बात करें तो मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसके अलावा चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 या फिर 19 कूलम, ये इसके ऊपर चार्ज होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम लोग एक एटम की? ठीक है, ये हमारे पास Z जो कि हमारे पास बताया किसी एटम को, एलिमेंट को। अब इस एलिमेंट के अंदर यहां पे होगा A, यहां पे होगा Z। A हमारा बताएगा एटॉमिक मास को, ठीक है, और Z हमारे पास होगा एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z हमारा एटॉमिक नंबर होगा, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आप चाहो तो एटॉमिक नंबर बोल दो Z को, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो Z के इक्वल। एटॉमिक मास A से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जो क्या होता है एटॉमिक मास? टोटल मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ए हमारे पास क्या होता है? ए हमारे पास एटॉमिक मास होता है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है, टोटल मास के बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे कुछ समस्या एक बार देख लो, समझ लो। चलो आगे मैं आपको समझाता हूं। 1 AMU किसके बराबर होता है? ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। चलो अब बात करते हैं मास डिफेक्ट की, बाइंडिंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी के बाद न्यूक्लियर फोर्स की। ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपके 3 क्वेश्चन यहीं से रेडी हो जाएंगे। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या होता है? पहला क्वेश्चन आता है आपके पास कि मास डिफेक्ट क्या होता है। अच्छा, मैंने अभी आपसे बोला था एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका मास और इसका मास, इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एटॉमिक मास बन जाएगा। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये हमारे पास एटॉमिक मास होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एटॉमिक मास and the predicted mass calculated by adding the mass of proton and neutrons present in the nucleus। तो मास डिफेक्ट कुछ नहीं है, जैसा डिफेक्ट से समझ में आ रहा है गड़बड़ी, तो मास में क्या गड़बड़ी आई है वो आपको बताना है। तो मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस। मास डिफेक्ट क्या है? डिफरेंस है। किस किस के बीच में डिफरेंस है? एक्चुअल एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस, मतलब एक्चुअल एटॉमिक मास और हमारा जो मास हमने कैलकुलेट किया है, जिसको बोला गया है प्रिडिक्टेड मास। ठीक है, प्रिडिक्टेड मास, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। भैया क्या समझ में नहीं आया मेरे को कि एक्चुअल एटॉमिक मास और प्रिडिक्टेड मास, इनके बीच का डिफरेंस क्या चीज है ये? द एक्चुअल एटॉमिक मास इज लेस देन, the actual atomic mass is less than the predicted mass calculated by adding the masses of the nucleons। nucleons बोले तो mass of nucleus, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियंस का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो न्यूक्लियंस का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समीशन। ठीक है, न्यूक्लियंस आप लोग एक टर्म में बोल सकते हो, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को अगर आपको एक शब्द में बोलना है तो बोल सकते हो न्यूक्लियंस। इसके अंदर दोनों चीजें आती है। ठीक है, चलो, तो बोला ये गया हमसे कि आपने आपने कैलकुलेट कैसे किया? आपने कैलकुलेट किया कि मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन ले लिया और मास ऑफ न्यूट्रॉन ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसका मास लिया और इसका मास लिया। तो इनका मास अगर आप लेंगे और इनको सम करेंगे, लेट सपोज हमारे पास कुछ एक्स वैल्यू आई हमारे पास। अब यहीं पे आपने जब देखा, उसका कैलकुलेट करके देखा, एटम का मास, न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करके देखा, तो वो जो मास आया वो वाई मास आया।
मतलब वो जो y था y x से कम था, x मास ज्यादा था हमारे पास, x हमारे पास ज्यादा रहा और y हमारा थोड़ा कम आया। ऐसा क्यों हुआ कि हमने जब दोनों को जोड़ के देखा तो वो मास x आया, और जब हमने एक्चुअली देखा, जब रख के देखा, जैसे हम लोग पूछते ना, मैं तेरा मास कितना है, तूने अपने मन से बता दिया भाई कि मेरा मास है 70 किलो, लेकिन जब हमने मशीन पे, ठीक है, आपका वेट मेजर किया तो वहां पे कितना आया, वहां पे आया आपका 68, मतलब 2 किलो का आप में डिफरेंस आया। समझ में आया? आपने मन से प्रेडिक्ट क्या किया, आपने मन से प्रेडिक्ट किया 70 किलो, लेकिन जब मशीन से हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया, आपका कैलकुलेट करने पे आंसर आया 68, 2 किलो का मास डिफेक्ट आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया प्रोटॉन्स का मास, न्यूट्रॉन्स का मास, तो हमारे पास x आया, और जब हमने कैलकुलेट किया मशीन से तो वो हमारे पास y आया, और y हमारे पास कम आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग सभी जानते हो कि अगर दो चीजें हैं, दो चीजें एक जगह पे आ रही है तो एक दूसरे की जगह दोनों आएगी तो कुछ एनर्जी लॉस करके आएगी, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है हमारी, ठीक है। दोनों एक दूसरे में आए, मतलब दो हमारे पास न्यूट्रॉन्स भी हैं, प्रोटॉन्स भी हैं, एक जगह पे आ रहे हैं, एक जगह पे आएंगे तो क्या होगी, एनर्जी लॉस होगी। तो वो जो एनर्जी लॉस हुई है वही हमारे पास मास डिफेक्ट है। इसलिए मास डिफेक्ट कुछ नहीं है, ये है हमारी एनर्जी लॉस जो हुई है, ठीक है। अब इस एनर्जी लॉस को ही हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हो, एक तो ये समझ सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के पास में आएंगे तो हमारे पास कुछ एनर्जी का लॉस होगा, वो एनर्जी का लॉस मास डिफेक्टिव भी है, और वही एनर्जी हमारी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास कि हमने जब कैलकुलेट किया मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, Z हमारे पास प्रोटॉन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। यहाँ पे चीजें लिखी हुई है, हमारे पास मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारे पास जेड और एन की बात करें तो जेड हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और एन हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। एमपी हमारे पास क्या है, एमपी मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और एम एन हमारे पास है मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर इन दोनों को सम करेंगे, इसमें से जो एक्चुअल मास है, मास ऑफ न्यूक्लियस, उसको माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट बन जाएगा। आई बात समझ में? यही हमारे पास क्या रहेगा, मास डिफेक्ट रहेगा, चेंज इन मास। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। अब इसी वे में आप लोग समझेंगे जो एनर्जी लॉस हुई है उसी को बोला गया है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट, इट इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द मास डिफेक्ट। तो ये जो मास डिफेक्ट है ना, उसी के इक्विवेलेंट हमारी एनर्जी रहेगी। आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो इसको। आप लोग दूसरी वे में इस तरीके से समझो कि हमारे जो एटम और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, अब दोनों पास पास तो आ गए, एनर्जी का लॉस भी हो गया, लेकिन अगर वही एनर्जी हम वापस से लेके आते हैं, वही एनर्जी इसको वापस दे देते हैं, तो क्या ये वापस से अलग अलग नहीं हो सकते? वापस से न्यूट्रॉन अलग, प्रोटॉन अलग। तो वही बात है कि जो एनर्जी लॉस हुई है, एनर्जी का लॉस हुआ है, वही एनर्जी वापस से दे दे तो इनको हम वापस से अलग अलग कर सकते हैं। तो रिक्वायर्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्प्लिट एन एटॉमिक न्यूक्लियस इनटू इट्स कंपोनेंट्स बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। आई बात समझ में? यही चीज वहां पे लिखी हुई है। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी समझ में आया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें लिखी पढ़ सकते हैं कि द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी इज वेरी लेस। अब ये बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है यार, छोटी सी बात हम लोग करते हैं। दोस हैविंग हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस हैविंग मोर स्टेबल। अब जिस न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। फिर आता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स, द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर। अब आपको यह पता है कि आपके पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है, या फिर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन जो होते हैं हमारे पास, प्रोटॉन 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 प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एक दूसरे को रिपल नहीं कर रहे होंगे, एक दूसरे को ये क्या कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे। अगर रिपल कर रहे हैं तो ये स्टेबल कैसे है, एक जगह पे स्टेबल कैसे है? तो वही बताता है न्यूक्लियर फोर्स। द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर, सो देयर मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच ओवरकम्स इट्स रिपल्सिव फोर्स,
ठीक है, विच ओवरकम्स इस रिपल्सिव फोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड बाइंड देम टुगेदर इनसाइड द न्यूक्लियस, दिस फोर्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो कहा यह गया भैया हमसे कि अगर यहां पे दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है, इनके बीच में हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है, इनके बीच में कौन सी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। अगर रिपल्सिव फोर्स है और हमारा एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है, उसके अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन में स्टेबिलिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर रिपल्सिव फोर्स होगी तो कुछ ना कुछ एक और फोर्स होगी जो क्या कर रही होगी, इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रही होगी। ठीक है, तो वो जो फोर्स है जो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम कर रही है और हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल बना के रख रही है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स इनसाइड द न्यूक्लियस, जो कहां पे है, जो कि है न्यूक्लियस के अंदर, जो बाइंड करके रख रही है दोनों को, मतलब न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रख रही है। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियर फोर्स आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स नेचर की है। दिस आर अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ भैया रिपल्सिव को अगर ओवरकम कर रही है तो रिपल्सिव तो होगी नहीं, अट्रैक्टिव ही होगी, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है एंड कॉज द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, और यही हमारा कारण है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का। दिस फोर्स आर चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्सेस। ठीक है, ये जो फोर्स है ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ में, ये चीजें आपको समझना है न्यूक्लियर फोर्स में। चलो आ जाओ यहां पे, कहां तक हो गया था हमारा। हम्म, ठीक है, तो आपको अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझा दिया था मैंने। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर आप लोग लिख सकते हो शॉर्ट रेंज होती है, चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, और क्या चीजें हैं, और भी आई चीजें हमारे पास, तो और समझा दूंगा मैं आपको। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, अब इस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको इस एटम के अंदर से निकालना है तो आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर आ जाए, उसे बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी। बस सिंपल सी बात है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम फॉर हाइड्रोजन दिस वैल्यू इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो बोलेंगे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है, एक्साइटिंग स्टेट की बात नहीं की जा रही है, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया है। ये हमारी ग्राउंड स्टेट की बात की जा रही है, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हमारी ग्राउंड स्टेट में ही होगा। ओके, चलिए आगे बात करें, बस इतना सा याद रखो, ज्यादा मत बचो इसमें, क्योंकि एक बार ही क्वेश्चन आया, वो भी 2025 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। देखो, आपको बताना है कि नेगेटिव एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव एनर्जी होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो भैया सिग्निफिकेंस सिंपल सा है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब न्यूक्लियस के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा क्या एटम से, एटम से बाहर आ सकता है क्या? कैसी बात कर रहे हो यार, इलेक्ट्रॉन के बाहर आएगा क्या ऑटोमेटिक उससे? ऑटोमेटिक नहीं आएगा, मतलब स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिक बाहर नहीं आएगा ये। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ठीक है, अगर बंधन को तोड़ना है तो एनर्जी आपको खुद से देनी पड़ेगी, और यही सिग्निफाई करता है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी मतलब आपको आगे से एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हो तो नेगेटिव एनर्जी इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन हमारा बाउंडेड है न्यूक्लियस से। इट मींस द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लीव द एटम spontaneously due to the attractive force of the nucleus. एक्सटर्नल एनर्जी मस्ट बी सप्लाई टू रिमूव इट, आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आपको इससे बाहर निकालना है तो। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिराइव बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एन ऑर्बिट यूजिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से आपको बताना है क्वांटाइजेशन कंडीशन। मैं आपसे बोलूंगा कि भैया डायरेक्ट याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन कि भैया बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है। ये क्या बोला गया है हमसे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो उसी ऑर्बिटल में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम होगा हमारा h/2π के बराबर, या फिर उसके इंटीजर में होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π।
तो ये होना चाहिए हमारे पास हमारा एंगुलर मोमेंटम, mvr हमारा एंगुलर मोमेंटम h/2 के मल्टीपल में होना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल n हमारे पास आएगा 1 2 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो सकती है। ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करना बहुत सिंपल है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से हम लोग जानते हैं अगर हमारे पास ये ऑर्बिटल है जो कि सर्कुलर फॉर्मेट में है तो उसका सरकमफेरेंस कितना होगा, ये सरकमफेरेंस होगा 2 पाई r, अगर r हमारे पास रेडियस है इसकी तो ओके। इसकी वेवलेंथ है, ये इसकी वेवलेंथ है, ये क्या है हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ, तो ये लेंथ हो गई हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल की, nth ऑर्बिटल की। अच्छा, अगर आप इसी को ध्यान से देखो तो आप क्या लिख सकते हो 2 पाई r इक्वल टू n। अब लेमडा की वैल्यू क्या होती है डी ब्रोगली के हिसाब से, h/mv, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन में, h/mv। तो बस इसी को आप लोग सही कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा mvr, ये mv इधर उठ कर जाएगा तो mvr हो जाएगा, यहाँ पे h आएगा, ये जो 2 पाई है 2 पाई यहाँ आ जाएगा नीचे, तो h/2 पाई, h/2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा n। इसको आप अगर ध्यान से देखो तो यही तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि mvr इक्वल टू h/2 पाई इंटू n, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, यूजिंग बोहर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth n इक्वल्स टू 1 2 3 लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। आपसे कोई पूछे कि कैलकुलेट द स्पीड, स्पीड पूछे ऑफ इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिट में, 1th में, 2 सेकंड में, 3rd में, जिसमें भी, तो आपको फॉर्मूला ये वाला याद रखना है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, एन हमारे पास अपॉन में आ जाएगा। अगर फर्स्ट की बात करें तो सेम ये आ जाएगा 2.18 इंटू 10⁶। अगर सेकंड की बात करें तो ये आ जाएगा, इसका आधा कर देना, और इसी का आधा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला याद करना है और काम हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन न्यूक्लियस इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गिवन हमारे पास है mn इज इक्वल्स टू 14.00307 यूनिट। हमें बताना है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया, बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारे पास मास डिफेक्ट के बराबर। मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट होता है कि जब आप प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का मास न्यूट्रॉन्स का मास अगर आप जोड़ोगे उसमें से आप माइनस करोगे जो एक्चुअल मास आपके पास है उसको, तो ये आपके पास मास डिफेक्ट आ जाएगा। अच्छा भैया, तो ये हमारे पास आ जाएगी बाइंडिंग एनर्जी, यही हमारे पास मास डिफेक्ट होता है, यही हमारे बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होता है। ओके चलो, तो समझ में आ गया आप सभी को। तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन्स देखना है, मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा, मास ऑफ प्रोटॉन्स, मास ऑफ न्यूट्रॉन्स देखना है, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। चलो, हमारे पास जो चीजें दे रखी है उसको हम लोग लिख लेंगे पहले, ये हमें दे रखा है इसको हमने लिख लिया। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन्स नहीं बोल रहा हूं, मास ऑफ प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट, क्यों बोले तो एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने बोला कि अगर हमारे पास Z, Z हमारे पास क्या है प्रोटॉन है, तो मास ऑफ प्रोटॉन, अगर n मेरे पास न्यूट्रॉन है तो मास ऑन न्यूट्रॉन, इसको मैं कर लूंगा, इसमें से मैं mn को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा मास डिफेक्ट। तो Z बोले तो एटॉमिक नंबर, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं, हमारे पास 7 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन निकालना बहुत आसान है, मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो 14 में से 7 गए तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे हमारे पास 7। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एमपी कितना दे रखा है हमें, मास ऑफ प्रोटॉन है हमारे पास 1.00783, ये लिख लेंगे यहाँ पे। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, ये है, इसको लिख लेंगे यहाँ पे। इसमें से किसको माइनस करेंगे भैया आप लोग, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये करके देखना आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर जो आया है ये एटॉमिक मास यूनिट में आया है, एएमयू में आया है आपके पास। इसको कन्वर्ट करना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग 9.931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट से। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोहर।
हमसे पूछा गया है एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी उसका एक्सप्रेशन हमसे पूछा गया है nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में। ये क्वेश्चन वैसे तो ज्यादा नहीं आता है, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, कभी आ जाए गलती से तो। हमारे पास लेट सपोज मास हमारे पास है इलेक्ट्रॉन का m, v हमारे पास v बी द वेलोसिटी, v हमारे पास वेलोसिटी, r बी द रेडियस, e हमारे पास चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, z हमारे पास क्या है, z विल बी द चार्ज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो e हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो हम लोग जानते हैं q इजिकल्स टू एनी से, q इजिकल्स टू एनी होता है क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो हमारे न्यूक्लियस के अंदर कितना चार्ज होगा, लेट सपोज z हमारे पास प्रोटॉन से, तो ये हमारे पास चार्ज हो जाएगा Ze के बराबर। तो Ze हमारे पास क्या है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होगा न्यूक्लियर चार्ज, वो हमारे पास Ze है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वल रखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv²/r। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, 1/4πε0। Q1 Q2, Q1 कितना है हमारे पास E, Q2 हमारे पास क्या है Ze अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आप लोग क्या करेंगे, यहां से आप लोग इससे एक r से तो एक r कट गया, हमारे पास आया mv²r इक्वल्स टू 1/4πε0 Ze²। ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 आ गया, स्टेटमेंट 1। अब स्टेटमेंट 2 से हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग जानते हैं क्वांटम कंडीशन से कि mvr इजिकल्स टू होता है nh/2π, nh/2π, ये हम लोग जानते हैं। यहां से आप लोग r निकाल लो, r आएगा आपके पास nh/2π mv, ये आपके पास r आ गया। इस r को पुट कर दो इस r की जगह पे, इस r को पुट कर दो इस r की जगह पे। ठीक है, r को पुट कर दो यहाँ पे। जब आप लोग पुट करोगे, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे आपने पुट किया, जो चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो। आपने क्यों किया ऐसा, आप चाहते तो v को भी पुट कर सकते थे, लेकिन अब तो v तो निकालना है ना हमें, तो v निकालना है तो r को पुट करेंगे। अगर v निकालना है तो r को पुट करेंगे, r निकालना है तो v को पुट करेंगे। ध्यान रखना, v निकालना है तो r को पुट करेंगे, r निकालना है तो v को पुट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये हमने वैल्यू रखी। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, बहुत सारी चीज कट जाएगी भैया। पाई से पाई कट गया, 2 से यहाँ से 2, 2 1 2, और क्या कट रहा है यहाँ से, और कुछ नहीं कट रहा है क्या। तो हम क्या करेंगे, ये v से v काट देंगे, तो ये आएगा हमारे पास mv mv nh nh mv nh mv nh। अच्छा m भी कट जाएगा ना यहाँ पे, वेरी सॉरी। यहाँ पे पाई कटेगा, पाई से 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पर m कटेगा एक m से, v कटेगा एक v से, तो ये हमारे पास आएगा vnh अपॉन में आ जाएगा मेरे पास 2π तो वैसे हमने काट ही दिया है, तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये हमारे पास आएगा Ze² अपॉन में 2 एप्सिलॉन। ठीक है, हमें v पूछा है, बाकी सबको इधर भेज दो। Ze² 2π एप्सिलॉन नॉट nh, ये हमारा v आ गया। अगर nth ऑर्बिट के लिए पूछा है तो यहाँ पे n लगा दो। ओके, n की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकती है। 1 के लिए पूछा होता तो n की जगह पे 1 रखते, n की जगह पे 1 रख देते। चलो, ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या अंतर होता है। इसमें हमारे पास 3 डिफरेंस दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपके लिए बहुत सारे डिफरेंस रेडी कर रखे हैं। एटलीस्ट 3 से 4 आप लोग याद करके जाइएगा भैया। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अब देखो, न्यूक्लियर फिजन, फिजन में क्या आ रहे हैं, 2 एस आते हैं। न्यूक्लियर फिजन में हमारे पास 2 एस आते हैं। तो अगर 2 एस आए तो आप क्या समझोगे, 2 एस आए मतलब उनको तोड़ना है, एक एस आए मतलब उनको जोड़ना है। ठीक है, तो 2s का मतलब है अ हेवी न्यूक्लियर व्हेन एक्साइटेड गेट स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल न्यूक्लियाई। तो जब ये एक्साइटेड होगा तो क्या हो जाएगा, ये हेवी न्यूक्लियस हमारा छोटे छोटे 2 न्यूक्लियाई में ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब ये हेवी न्यूक्लियस है, ये 2 भाग में टूट जाएगा, छोटे छोटे 2 भाग में टूट जाएगा। अब उल्टा कर दोगे इसका, तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। मतलब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे, फ्यूज बोले तो दोनों मिल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। ठीक है,
उसके बाद कंडीशन की बात करें तो द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी फॉर इट्स अकरेंस। तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए अगर इस प्रोसेस को अकर करना है तो। उसके बाद है इट प्रोड्यूस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। यहाँ पे वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। बाद में बात करें चौथे नंबर के पॉइंट पे, तो इट इज अ क्विक प्रोसेस, ये बहुत क्विक प्रोसेस है। इट अकर्स इन सेवरल स्टेप्स, तो ये सेवरल स्टेप्स में होती है, ठीक है। उसके बाद एटम बम का एग्जांपल क्या है हमारे पास, एटम बम इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन और हाइड्रोजन बम इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये 4-5 पॉइंट भी याद करोगे तो मोर देन सफिशिएंट। और क्या बोल सकते हो आप लोग, इट कैरिड आउट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये न्यूक्लियर रिएक्टर में कैरी आउट होता है। इट कैरिड आउट इन सन, तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है एग्जांपल है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो कि सन के अंदर होती रहती है। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है, फ्यूजन की प्रोसेस जो होती है वो सन के अंदर कैरिड आउट होती है, ये आप लोग लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन से क्या समझते हो, साथ में उसका एग्जांपल लिखो। तो न्यूक्लियर फिजन में आपको समझा दिया क्या समझते हो, उसके अलावा एग्जांपल याद रखना यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 235 इज अ हिट बाय अ न्यूट्रॉन। जब यूरेनियम 235 को न्यूट्रॉन के द्वारा हिट किया जाता है, न्यूट्रॉन के द्वारा हिट किया जाता है, तो इट बिकम अनस्टेबल एंड स्प्लिट्स। तो ये अनस्टेबल हो जाता है और स्प्लिट हो जाता है। एग्जांपल आप लोग ये वाला याद करेंगे, वीडियो को पॉज करो, इसको याद करो, अपनी कॉपी में 4 से 5 बार लिख लेना, इसको याद हो जाएगा ये वाला एग्जांपल, ये आपको लिख के आना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पोस्टुलेट्स। बोहर के पोस्टुलेट्स क्या क्या है, क्वांटम कंडीशन हो गई, एनर्जी ट्रांसमिशन हो गया, स्टेबल ऑर्बिट्स हो गया, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ी बहुत बता देना। तो ये आपके पास 4 पोस्टुलेट्स, मतलब इससे भी ज्यादा पोस्टुलेट्स होते हैं हमारे पास, बट ये जो मेजर मेजर 4 पोस्टुलेट्स है वो हमने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए। ओके, ये आप लोग याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाई इज इट पॉसिबल ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे क्यों पॉसिबल होती है, साथ में न्यूक्लियर फ्यूजन बताना है। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या बताओगे भैया, कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। उसके बाद बात करें हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है भैया, तो ध्यान से सुनना आप लोग सभी, पॉइंट वाइज मैंने बना के लिख दिया आपके लिए। फॉर द फ्यूजन टू अकर द न्यूक्लियर मस्ट फॉर फ्यूजन टू अकर द न्यूक्लियाई मस्ट कम एक्सट्रीमली क्लोज टू ईच अदर। तो हमारे न्यूक्लियाई को बहुत पास पास आना पड़ेगा अगर ये प्रोसेस अकर होनी है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई को बहुत पास पास आना पड़ेगा अगर इस प्रोसेस को होना है तो। सिंस न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर दोनों पास पास आते हैं दे आर एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग कोलम्बिक फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स लगेगी दोनों चार्जेस के बीच में क्योंकि दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव पॉजिटिव फोर्स को, ठीक है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए द न्यूक्लियाई मस्ट हैव अ वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियाई हमारे पास है दोनों के पास वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए, तभी जाके ये स्टेबल कंडीशन बना पाएंगे। नहीं तो दो पॉजिटिव चार्ज आपस में इतने पास पास नहीं आ सकते। इसका मतलब है कि इनके पास कुछ ना कुछ हाई काइनेटिक एनर्जी भी होगी, हाई काइनेटिक एनर्जी पर ही ये दोनों एक्सट्रीमली पास पास आ सकते हैं। और हाई काइनेटिक एनर्जी मतलब विच इज ओनली पॉसिबल एट अ वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये हाई काइनेटिक एनर्जी कब आ पाएगी इनके पास, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ही आ पाएगी। इस रीजन को आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, यही आपको एग्जाम में लिख के आना है। नेक्स्ट हमारे पास एस्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो जैसा मैंने आपको ऊपर कराया था मैंने वेलोसिटी के लिए, अब आपको रेडियस के लिए करना है, बताया था मैंने आपको। तो रेडियस में करना है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला फॉर द रेडियस, तो रेडियस के लिए करना है तो v को पुट कर देना, यहाँ पे v निकाल लेना, v को पुट कर देना, ठीक है। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, हमने r निकाला था, r को पुट किया था, अब हमें v को पुट करना है r निकालने के लिए, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, करके देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर एक बार कर लिया तो ये समझ में आने लग जाएगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द फॉलोइंग मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स और न्यूक्लियर फोर्स। तो ये सारी चीजें मैं करा चुका हूँ। मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या होती है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास। तो मास से एनर्जी, एनर्जी से मास कन्वर्ट हो सकता है, तो इसको बोला जाता है मास एनर्जी रिलेशन, जो कि होता है E=mc²। मास डिफेक्ट हम लोग 2 से 3 बार देख चुके हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ये भी समझा चुका हूँ, मास डिफेक्ट के बराबर ही होती है। और पर न्यूक्लियॉन्स मतलब पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा वो स्टेबल माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, किस किस के बीच में लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है। तो ये फोर्स क्या बताती है आपको, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है। तो ये प्रोसेस आपको बताती है भैया कि हमारा
हमारे पास जो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ओवरकम करती है फोर्स और दोनों को बाइंड करके रखती है न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बताता है हमें न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, समझ लोगे, याद कर लोगे, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 9 सेमीकंडक्टर। पहला क्वेश्चन हमारे पास है राइट टू डिफरेंस बिटवीन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अच्छा, दो क्वेश्चन हमारे हो गए। तीसरा क्वेश्चन जरा देखो, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड अ सेमीकंडक्टर बाय ड्राइंग देयर एनर्जी बैंड डायग्राम। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग एक साथ कर लेंगे। ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, आप लोग इजीली यहां से नंबर गेन कर सकते हो। मैं कॉन्सेप्ट सारे समझा देता हूं फटाफट से और हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। चलो आ जाओ नोट्स में। सबसे पहले तो भैया चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम क्यों पड़ा इसका? उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर। कंडक्टर से आप लोग क्या समझते हो? कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, एग्जांपल में सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। प्लास्टिक, वुड, ग्लास इसका एग्जांपल हो गया। सेमीकंडक्टर, नाम में छुपा हुआ कंडक्टर का सेमी कर दो, सेमीकंडक्टर। तो लो टेम्परेचर पे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लो टेम्परेचर पे यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें रूम टेम्परेचर की, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए ये भी कंडक्टिविटी शो करते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। चलो आगे देखो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर बाय ड्राइंग देयर एनर्जी बैंड डायग्राम्स। तो आपको दोनों में डिफरेंस बताना है बाय एनर्जी बैंड डायग्राम्स। तो एनर्जी बैंड डायग्राम्स के हिसाब से हम लोग बताएंगे। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर जो होता है उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे वैलेंस बैंड, यहाँ पे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्टर की बात करें तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब ना के बराबर इनके बीच में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर में डिफरेंस कम होता है बट इंसुलेटर में तो बहुत गैप होता है। अच्छा भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड, समझाता हूँ यार, रुको तो सही, जरा ध्यान से देखो। वैलेंस बैंड क्या होती है? वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आते हैं। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे वो यहां पे रहेंगे। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एनर्जी कंडक्ट करेंगे, मतलब कंडक्टिविटी शो करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे। अब भैया यहीं से इलेक्ट्रॉन्स उठ उठ के यहां पे आएंगे, यही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर उठ के आएंगे। कब आएंगे? जब इनको एनर्जी मिलेगी, जब आप एनर्जी सोर्स ऑफ सप्लाई करोगे यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, तो कंडक्शन में आ जाएंगे। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस बैंड टेक पार्ट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के अंदर यहाँ पे कोई गैप नहीं होता है, इसीलिए बहुत अच्छे कंडक्टर्स माने जाते हैं वो। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये गैप होता है लेकिन हीट करने पे ये गैप कम हो जाता है। आई बात समझ में? ये आपको बताना है। फॉरबिडन बैंड अगर आपसे पूछे तो बोलेंगे कंप्लीटली एम्प्टी होती है, और कंडक्टर के केस में तो होती ही नहीं है। सेमीकंडक्टर के केस में ये होती है, इंसुलेटर के केस में यहाँ पे बहुत बड़ी गैप होती है। ये आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, चलो सिलिकॉन का जरा स्ट्रक्चर देखना। सिलिकॉन हमारे पास क्या है? सिलिकॉन हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर इसका 14 हो गया, सिंबल इसका SI हो गया, वैलेंसी इसकी 4 हो गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 4 हो गए। जरा ध्यान से देखना क्या मतलब हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, वैलेंसी 4 हो गई। हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो वैलेंस शेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 यहां पर, 2 यहां पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसको स्टेबल होना है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर दे, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले। क्योंकि यहाँ पे इसका ऑक्टेट तभी तो फिल होगा या एम्प्टी होगा। इसका ऑक्टेट या तो कंप्लीट होना चाहिए या फिर अनफिल्ड होना चाहिए, कुछ होने नहीं चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए या फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करना
या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना या लॉस करना बहुत मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए। 1-2 इलेक्ट्रॉन होते तो हमने बात समझी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं कि भैया ठीक है यार, हमारे लिए बड़ी बात है, हम तो शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग कैसे करते हैं, ये सिलिकॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एक ले लो, इस तरीके से देख लो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। 4 इलेक्ट्रॉन इसे खुद के हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। तो क्रिस्टल लैटिस में कुछ इस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करते हैं। चलो, अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस उठेंगे आपके दिमाग में, लेकिन यहां से हम लोग समझें उससे पहले आप लोग ये समझो कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर स्टेट। अगर एक सेमीकंडक्टर प्योर स्टेट में है तो वो इंट्रिंसिक कहलाएगा। अगर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें आपने इंप्योरिटीज ऐड कर दी है, इंप्योरिटीज कौन सी वाली, सुटेबल इंप्योरिटीज आपने उसमें ऐड करी है। इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होगा भैया, क्यों ऐड करी आपने, इंप्योरिटीज इसलिए ऐड करते हैं ताकि उसकी कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकें। तो अगर आप लोग उसमें इंप्योरिटीज ऐड कर दोगे तो वो कहलाएगा हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास डिफरेंस बनता है कि एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या डिफरेंस होता है, जो हमसे नीचे पूछा गया है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या अंतर होता है, देखेंगे। प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और डेंसिटी ऑफ होल्स, होल्स की डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बराबर होती है। यहाँ पे डेंसिटी ऊपर नीचे होती है, मतलब बराबर नहीं होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लो, यहाँ पर कंडक्टिविटी कम होती है, यहाँ पे ज्यादा होती है, क्योंकि इंप्योरिटी आपने जानबूझ के करी है। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर ओनली, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ये, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, साथ में इंप्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। इंप्योरिटी इसमें नहीं होती है, यहाँ पे इंप्योरिटी होती है कौन सी टाइप की, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी होती है और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी होती है। भैया ये इंप्योरिटी क्या है, ये होल्स क्या है, ये क्या चीज है, समझाता हूँ समझाता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, हमारे पास ये सिलिकॉन का क्रिस्टल लैटिस है। अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिलिकॉन का स्ट्रक्चर ये हो गया अपने पास, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर हो गया अपने पास। अगर इसी में यहाँ पे चीजें समझ में आएगा आपको, यहाँ पे ध्यान देना। इस सिलिकॉन की जगह पे, इस सिलिकॉन की जगह पे मैं अगर बोरोन लेके आ जाऊं, बोरोन, बोरोन होते हैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी बोले तो इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन की जगह पे अगर मैं लिख दूं बोरोन, सिलिकॉन की जगह पे अगर मैं लिख दूं बोरोन, बोरोन, ठीक है, बी लिख दूं, तो बोरोन जो होता है उसमें होते हैं वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां गया। ठीक है, अब एक और स्पेस जो बची वो उसका रहेगा होल। यहां पे, यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक स्पेस हमारे पास खाली हो जाती है, इसको बोलते हैं एक होल है हमारे पास, क्योंकि 3 तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। तो यहाँ पे एक हमारे पास होल जनरेट हो जाता है, होल। ठीक है, होल। आई बात समझ में, यहाँ पे जनरेट हो गया हमारे पास एक होल। तो अगर आप लोग ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे तो हमारे पास होल्स जनरेट होते हैं, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अच्छा, बोरोन की जगह पे मैं अगर फास्फोरस ऐड कर दूं इसमें, फास्फोरस की होती है पेंटावेलेंट इंप्योरिटी, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो यहाँ पे हमने पी लिखा, एक यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आया। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, 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 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब मैं होल्स को बना लेता हूँ किसी और कलर से, ब्लू कलर से बना लेते हैं होल्स। तो ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक और इलेक्ट्रॉन जो रहेगा, होल तो होगा नहीं यहाँ पे, होल तो होगा नहीं, होल तो होगा नहीं यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर रहेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 2 3 4 और एक बाहर। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा जो क्या करेगा, जो हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेगा, मतलब इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी, कंडक्टिविटी यहाँ पे शो करेगा। तो अगर आपसे बोले कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स किसमें कौन से रहेंगे, तो पेंटावेलेंट अगर हम लोग ऐड करेंगे पेंटावेलेंट, तो उसमें अभी जो हम पेंटावेलेंट ऐड किया था, पेंटावेलेंट में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। अगर बात करें ट्राइवेलेंट की, तो वहां पे होल्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स रहेंगे। चलो, तो हमने दो प्रकार की इंप्योरिटीज पढ़ी, अब उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो फटाफट से देख लेंगे हम लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म ड्यू टू द डोपिंग ऑफ थर्ड ग्रुप एलिमेंट लाइक बोरोन, एल्यूमिनियम और थेलियम, ठीक है। एन टाइप में क्या होता है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर यहाँ पे, इसको ट्राइवेलेंट सेमीकंडक्टर बोलते हैं, इसको पेंटावेलेंट बोलते हैं। यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर भी होता ही है, एन टाइप में नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है तो नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, होल्स। अगर पी टाइप में होल्स हमारे पास बन जाता है ना, तो मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा आ जाता है हमारे पास, ये चीज हमने लिखी हुई है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें यार। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, माइनॉरिटी में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। यहाँ पे इसका उल्टा कर दो, होल्स हमारे पास, होल्स इंडिकेट अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस नंबर ऑफ होल्स इज मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। बताओ क्या है इसमें। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए यार। देखोगे तो ये आपका हो गया पी टाइप एन टाइप वाला डिफरेंस, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक हो गया, ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस हो गया ये वाला, ठीक है। अब पीएन जंक्शन डायोड खत्म करेंगे हम लोग, फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग देख लेंगे, तो हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। फिर हाफ वेव और फुल वेव समझा दूंगा आपको मैं, तो ये वाली चीज खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चंस को। चलो, कॉन्सेप्ट समझते जाओ, चीजें आसानी से आपसे बनती जाएगी। चलो, पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। A PN junction diode is an interface or a boundary between two semiconductor material type, name the P type and N type semiconductor। क्या मतलब हुआ इसका। पीएन जंक्शन डायोड कुछ नहीं है, एक इंटरफेस है, या फिर आप बोल सकते हो बाउंड्री है, किस किस के बीच में, दो सेमीकंडक्टर के टाइप में। जैसे हमारे पास एक टाइप हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें होल्स ज्यादा है। होल्स ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स भी है यहाँ पे, लेकिन होल्स ज्यादा है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, लेकिन होल्स भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये इंटरफेस है, मतलब ये एक तरीके से दोनों का समीशन है। तो ये हमारे पास हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग इस तरीके से समझेंगे, यहाँ पे इधर हमने हमारे होल्स ज्यादा है, होल्स ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। तो होगा ये कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे इस तरफ, होल्स की तरफ। होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज ही तो होता है, होल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वहां से निकला हुआ है, तो बचा क्या, पॉजिटिव। तो ये इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, ये इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, और ये इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे, इस तरफ ड्रिफ्ट होने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास एक डिप्लेशन लेयर बनेगी, जहां पे इस रीजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से जनरेट होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। होल्स की तरफ नेगेटिव नेगेटिव जनरेट होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव जनरेट होता जाएगा। इसे बोलते हैं डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं, डिप्लीशन रीजन। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, यहाँ पे पोटेंशियल भी होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा, उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, बैरियर, बैरियर, बैरियर पोटेंशियल, पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। चलो, इतना काफी समझने के लिए। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से नहीं पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से कि अगर फॉरवर्ड बाइजिंग कर दें उसकी तो क्या होगा, रिवर्स बाइजिंग कर दें तो क्या होगा। फॉरवर्ड बाइजिंग का मतलब है फॉरवर्ड करना, समझ लो। ये हमारे पास होल्स हैं, होल्स एक तरह से पॉजिटिव की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव की तरह हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर पॉजिटिव को बैटरी से कनेक्ट किया जाए और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाए तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग, फॉरवर्ड कनेक्शन।
अब यहाँ पे कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इनके ऊपर प्रेशर लगेगा रिपल्सिव। कैसा लगेगा? रिपल्सिव। तो ये कुछ इस तरफ से इधर भागेंगे, इस तरफ से इधर भागेंगे, इस तरफ से इधर भागेंगे। और नेगेटिव, ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स इस प्रकार से लगेगा कि ये इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में ये जो डिप्लेशन लेयर है ये छोटी होती जाएगी, बिल्कुल छोटी होती जाएगी। छोटी होती जाएगी तो क्या क्या चीजें रिड्यूस होगी? सब में डिक्रीज लिखना है आपको, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। यहाँ पे विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी विड्थ छोटी हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। अगर सेम में बात करूं रिवर्स बाइजिंग की तो जस्ट उल्टा है। पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, डिप्लेशन लेयर बड़ी हो जाएगी, रेजिस्टेंस हमारा ज्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज हो जाएगा। बाकी चीजें सब वही है, बहुत सिंपल है। फिर हमारे पास आता है रेक्टिफायर। A rectifier is a device that convert an oscillating two directional alternating current into a single directional DC current। तो AC को DC में कन्वर्ट कर दे ऐसे डिवाइस को कहा जाता है रेक्टिफायर। AC करंट DC करंट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे बोला जाता है रेक्टिफायर। दो प्रकार के हमारे पास होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जैसे ये हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में क्या होगा? ये हमारा ऐसी करंट है जिसकी पल्सेस कुछ इस प्रकार से बन रही है, वेव्स कुछ इस प्रकार से बन रही है, पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव, पॉजिटिव वेव, और यहां से बनाओगे तो ये नेगेटिव वेव। ठीक है, तो होगा क्या? होगा ये कि ये सिर्फ पॉजिटिव वेव को ही कन्वर्ट करेगा। पॉजिटिव वेव्स तो कन्वर्ट हो जाएगी बट नेगेटिव नेगेटिव वेव्स कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसका मतलब हमारे पास एनर्जी का लॉस 50% हो जाएगा। समझ रहे हो? यहाँ पे एनर्जी लॉस हो जाती है हमारी, ये वाली कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, सिर्फ ये कन्वर्ट हो पाएगी, ये ऊपर वाली कन्वर्ट हो पाएगी डीसी करंट में, बाकी नहीं हो पाएगी। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें ये चीज पॉसिबल है। डायग्राम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल्स, ये हमारे पास सेकेंडरी कॉइल्स, ये हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बताना भूल गया। पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं हमारे पास, उसको हम लोग इस प्रकार से सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे यूं 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 और ऐसे यूं। ये हमारे पास सिंबल हो गया किसका? पीएन जंक्शन डायोड का। ये पी, ये मतलब ये प्लस, ये माइनस। यहाँ पे देखो, तो हमने यहाँ पे अपना डायोड लगा दिया, ये अपना डायोड हो गया। डायोड लगा दोगे तो क्या होगा भैया? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब जो हमारी एसी होती है, एसी क्या होता है? करंट कैसा होता है? एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर एक बार इधर नेगेटिव, इधर एक बार पॉजिटिव। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने जाओगे, पहले तो इतनी समझ लो आप लोग, ये हमारे पास हमारी कॉइल्स लगी हुई है, ये कॉइल्स है हमारे पास। तो यहाँ से यहाँ पे करंट जनरेट होगा। अगर यहाँ पे करंट हम लोग पास कर रहे हैं आई करंट, तो यहाँ से यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से यहाँ पे भी करंट जनरेट हो जाएगा। पढ़ा था ना हमने म्यूचुअल इंडक्शन, भूल तो नहीं गए? तो यहाँ पे अगर हम लोग एसी करंट पास कर रहे हैं, बताना पड़ेगा क्या सब कुछ आपको? यहाँ पे एसी करंट पास कर रहे हैं, यहाँ पे करंट गया आई, आई करंट गया तो भैया यहाँ से यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा इस वाली कॉइल में। इस कॉइल में करंट, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ तो लेट सपोज यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड वाइजिंग में है ये, तो करंट पास हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो रहेगा, ये इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव पल्स बनेगी, पॉजिटिव वेव बनेगी। ठीक है, अब आगे देखो, अब एक बार ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो अब ये इसको ब्लॉक कर देगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ब्लॉक कर देगा। मतलब हमारे पास यहाँ पे कुछ भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वेव के लिए कुछ भी जनरेट नहीं होगा। फिर इस वेव की बात करेंगे, इस वेव के लिए होगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से वही होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इस तरफ से बनेगा, तो हमारे पास ये वाली पल्स बन जाएगी। आई बात समझ में? ये हमारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। पढ़ सकते हैं, जो चीजें मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे लिखी हुई है। रिकॉर्डिंग हो रही है, पढ़ लिया? चलो, अब हम लोग आगे देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा? जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी भैया, नेगेटिव पल्स तो कन्वर्ट हो ही नहीं रही है, उसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से वही सेटअप हमारे पास है। यहाँ पे पॉजिटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से यहाँ पास हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास पॉजिटिव पल्स बन गई। फिर नेगेटिव पल्स की बात आएगी, नेगेटिव वेव की बात आएगी। नेगेटिव के केस में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ पे हम लोग दो डायोड कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, क्या कितने डायोड कनेक्ट करके रखते हैं? दो डायोड कनेक्ट करके रखते हैं। वहां पे एक ही था, यहाँ पे दो डायोड है। तो अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो इसने ब्लॉक कर दिया, लेकिन ये तो पास कर सकता है, तो यहाँ से हमारा करंट पास हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो भले ये दे दो या ये दे दो, हमारे पास दो डायोड है तो एक ना एक तो चालू रहेगा। ये हमारे पास हो गया फिनिश वर्किंग, पढ़ सकते हो इसकी वर्किंग। चलो अब लगाते हैं क्वेश्चंस। लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक दो क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ।
तो हम लोग देखेंगे यहां से, पीएन जंक्शन डायोड समझा दिया आपको मैंने, पढ़ लो इसको, देखते जाओ। फिर हमारे पास है हाफ वेव रेक्टिफायर, ये बता दिया आपको मैंने, इसको देख लो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ नॉर्मल टेम्परेचर करंट डज नॉट फ्लो थ्रू सेमीकंडक्टर व्हाइल एट हाई टेम्परेचर इट स्टार्ट फ्लोइंग। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो रहता है उस पे तो जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पे ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर आर बाउंड इन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी। तो जीरो टेम्परेचर पे सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे बाउंडेड होते हैं, वैलेंस बैंड में बाउंडेड होते हैं, और कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली मतलब हमारी कंडक्शन बैंड जो होती है कंप्लीटली एम्प्टी होती है, इस वजह से वहां पे कोई भी बोल सकते हो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो वहां पे कोई भी करंट जनरेट नहीं होता है, कोई भी कंडक्शन नहीं होता शो, इसलिए बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह। हाई टेम्परेचर पे बात करें तो ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ थर्मल एनर्जी सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक। अब एनर्जी देने की वजह से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी, बॉन्ड्स टूटेगी एंड अ वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो अगर बॉन्ड टूटी, बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुए तो हमारी जो बैंड है कौन सी वाली, वैलेंस बैंड, उससे इलेक्ट्रॉन्स कहां उठ के चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं करंट में, मतलब कंडक्शन शो कर सकते हैं और करंट फ्लो हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, करवा दिया आपको। व्हाई डज करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन सेमीकंडक्टर एट हाई टेम्परेचर बट एट नॉट एट नॉर्मल टेम्परेचर? तो ये वाला क्वेश्चन वापस से आ गया सेम टू सेम। अगला हमारे पास है डिफाइन रेक्टिफिकेशन क्या होता है। पीएन जंक्शन डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, कर सकते हो आप लोग, ये करा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग बाय ड्राइंग देयर इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये भी करा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, ये भी आपको करा दिया मैंने, मतलब क्वेश्चन वही है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर। चलो ये वाला हो गया। ये वाला देखो, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम हैव सेम लैटिस स्ट्रक्चर, व्हाई इज कार्बन एन इंसुलेटर व्हाइल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर सेमीकंडक्टर्स। तो हमारे पास कार्बन जो होता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनकी सेम लैटिस स्ट्रक्चर होता है, बट कार्बन जो होता है उसको हम इंसुलेटर की तरह बिहेव करवाते हैं, या फिर वो होता है बिहेव करता है कार्बन। कार्बन को हम लोग मोस्टली यूज भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको नहीं कर सकते यूज, बट करते नहीं है। तो बाकी सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, वो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है, कार्बन हमारे पास इंसुलेटर होता है, बाकी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं वो हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं। तो इसका रीजन क्या है? तो रीजन सिंपल सा है कि कार्बन जो होता है भैया, कार्बन जो होता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है, बाकी बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, इनका साइज बड़ा होता है। तो साइज अगर टिंगू सा होगा, छोटा सा होगा, और अगर यहाँ बात करें सिलिकॉन और जर्मेनियम की, इनका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होना बहुत ईजी हो जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी देंगे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। यहाँ पे हमें एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ेगी तब जाके इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता है या फिर करंट जनरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसीलिए साइज छोटा होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, एनर्जी बहुत सारी देनी पड़ती है। पढ़ सकते हो आप लोग सारी चीजें, यहाँ पे मैंने लिख दी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सेमीकंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा भैया, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि कोवेलेंट बैंड ब्रेक होगी, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, कोवेलेंट जो हमारे पास कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो वो क्या कर सकते हैं, कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं। फिर हमारे पास है पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस में आप बनाओ, डायग्राम बनाओ, साथ में उसकी वर्किंग लिखो, ड्रा इट्स वीआई ग्राफ, और साथ में इसका वीआई ग्राफ भी लिखो। ठीक है, तो ये चीज तो कर लोगे, डायग्राम बना लोगे, वर्किंग लिख दोगे। बात आती है वीआई ग्राफ की, तो वीआई ग्राफ कैसे बनाओगे? हमने वीआई ग्राफ नहीं बनाया है इसमें, वेरी सॉरी, बट मैं बना के देता हूँ आप लोगों को। वीआई ग्राफ बहुत सिंपल होता है। वीआई ग्राफ आपसे पूछा गया है पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बाइजिंग में, तो मैं आपको दोनों करा देता हूँ, फॉरवर्ड बाइजिंग में भी और रिवर्स बाइजिंग में भी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये मैं बोल देता हूं फॉरवर्ड बाइजिंग, और जो रिवर्स बाइजिंग होती है उसको हम लोग बनाते हैं हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में, रिवर्स
बायसिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये V और ये I, VI ग्राफ बनाना ना मैम, ये V और ये I। अब यहाँ पे करंट बहुत कम जनरेट होता है, सेमीकंडक्टर से तो करंट बहुत ज्यादा, बहुत कम जनरेट होता है। तो करंट जो होता है इसको हम लोग मेजर करते हैं, छोटा सा करंट यहाँ पे जनरेट होगा तो हम इसे मेजर करेंगे मिली एम्पियर में। किसमें? मिली एम्पियर में। रिवर्स बाइजिंग की बात करें तो भैया यहाँ तो ना के बराबर करंट जनरेट होता है, यहाँ पे कम होता है लेकिन यहाँ तो ना के बराबर होता है। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं माइक्रो एम्पियर में। किसमें? माइक्रो एम्पियर में। अब हमारा ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखते जाना। तो होगा ये कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा, हमारे करंट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन एक टाइम ऐसे आएगा जब बैरियर पोटेंशियल को हिट करेगा, जब बैरियर पोटेंशियल हिट करेगा उस टाइम पर हमारा जो ग्राफ होगा कुछ नी शेप का बन जाएगा। नी शेप, नी शेप समझते हो, घुटनों की तरह, इस तरह से जाएगा हमारा ग्राफ, इस तरह से उठेगा एकदम से। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जहां से ये उठा उसे बोलेंगे वी नोट। वी नोट बोले तो बैरियर पोटेंशियल, यहां पे से मिल गया बैरियर पोटेंशियल। तो बिल्कुल स्ट्रेट बनाना आप लोग लाइन से, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से उठा देना। अच्छा, बात करें रिवर्स बाइजिंग में तो यहाँ पे करंट बहुत बहुत कम जनरेट होता है, लेकिन हमने इसे मान रखा है माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही करंट का लीकेज आता है, हल्का सा लीकेज आता है। कितना सा आता है? हल्का सा लीकेज आता है। अच्छा, लीकेज आने के बाद ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है इस तरीके से। आप लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाना इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, रिवर्स बाइजिंग में इस तरीके से हो गया। फिर एक पॉइंट आता है जहां, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, या फिर इसको जेनर पोटेंशियल भी बोला जाता है, जेनर डायोड के कॉन्टेक्स्ट में। तो ब्रेक डाउन पोटेंशियल पे ये बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से बिल्कुल डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल ग्राफ बनेगा। ठीक है, यही ग्राफ आपको बना के आना है। चलिए, ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये करवा दिया आपको। फिर कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन बैंड में क्या डिफरेंस होता है या फिर क्या इनकी डिफरेंस डेफिनेशन है वो आप लोग लिख सकते हो, ये भी मैंने आपको करवा दिया है। चलिए, इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फिनिश हो जाते हैं। मोर देन सफिशिएंट, इतने क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से पढ़ाई करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।